नमस्कार बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों और उसमें हम आज पढ़ेंगे धर्मांतर साहित्य ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। तो इसमें है धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक ऐसे धर्मांतर ग्रंथ भी उपलब्ध हैं जो किसी धर्म से सीधा संबंध नहीं रखते अथवा किसी धर्म विशेष से प्रभावित नहीं हैं। धर्मांतर से आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो किसी धर्म से सीधा संबंध नहीं रखते। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत के विषय में अत्यधिक उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। ये ग्रंथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। इनमें से कतिपय जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो इसमें धर्मांतर साहित्य में संस्कृत व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से हमें मौर्य काल से पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा की कुछ जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी का रचना काल ईसा पूर्व 5वीं सदी के मध्य निर्धारित किया गया। फिर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इससे आप पूर्णतः परिचित है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी मौर्य काल में मौर्य शासन के आदर्श और राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। इस ग्रंथ से ये भी पता चलता है कि किस प्रकार मौर्य शासकों ने प्रोत्साहित किया। इस ग्रंथ की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई। इस पुस्तक का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा गया है। फिर है पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या करके एक भाष्य लिखा, जिसे क्या कहा गया? महाभाष्य कहा गया। किसने? पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या करके एक भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा गया। इससे हमें पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल की कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। 2री सदी ईसा पूर्व में लिखित ये ग्रंथ इतिहास निर्माण में सहायक है। भारतवर्ष पे होने वाले यूनानी आक्रमण का उल्लेख इस ग्रंथ में हुआ है। इस ग्रंथ से ये सूचना मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ संभवतः अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसमें पौरोहित्य कर्म पतंजलि ने किया है। फिर है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में यूनानियों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना का समय 1वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इस ग्रंथ में शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यूनानियों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि गार्गी जो संहिता है उसमें क्या है? यूनानियों के आक्रमणों का उल्लेख है। फिर है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त कृत नाटक मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल की कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के विनाश की जानकारी भी है। विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है ये नाटक है और इसमें हमें महत्वपूर्ण ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का अंत किया था। फिर है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास रचित एक नाटक है। नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। इस नाटक से 2री सदी ईसा पूर्व के शुंग वंश तथा उसके पूर्ववर्ती राजवंश के समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बोध होता है। राज परिवारों के आंतरिक जीवन का ये दर्पण है। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र व यवनों के मध्य हुए युद्धों का उल्लेख भी किया गया है। कालिदास की एक अन्य रचना रघुवंश में संभवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय की झलक भी मिलती है। आप नोट करेंगे मालविका अग्निमित्रम किस द्वारा रचित है? ये नाटक है, कालिदास का है। और इस नाटक से हमें शुंग वंश तथा उसके समकालीन राजाओं के राजनीतिक परिस्थितियों का बोध होता है।
और राज परिवार के आंतरिक जो जीवन में क्या घट रहा था उसका ये दर्पण है। और रघुवंश कालिदास की एक अन्य रचना है। रघुवंश में समुद्रगुप्त की जो दिग्विजयों की झलक भी मिलती है। फिर आता है हर्ष चरित्र। महाकवि बाण का हर्ष चरित्र काव्य कोवच के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। इसको नोट करेंगे। महाकवि बाण का हर्ष चरित्र काव्य कुब्ज के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, जो न केवल इस सम्राट का चरित्र चित्रण करता है अपितु 7वीं सदी बाण की दूसरी कृति कादम्बिनी से तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक झांकी भी मिलती है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया था, इसलिए बाण का समय 6ठी सदी के अंत से लेकर 7वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। यद्यपि हर्ष चरित्र 8 उच्छ्वासों में विभाजित है, परंतु हर्ष की कथा दूसरे उच्छ्वास से आरंभ होती है। 7वें उच्छ्वास में हर्ष की दिग्विजय कामरूप नरेश भास्कर वर्मन के साथ संधि और भास्कर द्वारा उसे छत्र अर्पित किए जाने का वर्णन है। तो बच्चों आप इसमें नोट करेंगे कि महाकवि बाण ने लिखा हर्ष चरित्र राजा हर्ष के बारे में न केवल उसका जीवन चरित्र है अपितु तो इसमें चरित्र चित्रण का भी है और उस समय की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक दशा व धार्मिक दशा के पर यह प्रकाश डालता है। और इसी क्रम में बाण की जो दूसरी कृति है कादम्बिनी से भी तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक झांकी हमें मिलती है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो हर्ष चरित्र है वो बाण का है। किसका है? बाण का। फिर आगे नेक्स्ट इसी क्रम में है गौडवहो प्राकृत काव्य। गौडवहो भी इतिहास प्रधान चरित्र उद्घाटक कृति है जिसे वाक्यतिराज ने लिखा है। इस रचना में कन्नौज नरेश यशोवर्धन की विजयों का उल्लेख है तथा समाज और धर्म के विषय में भी विवरण इसमें दिया गया है। कौन है? प्राकृत काव्य गौडवहो भी इतिहास प्रधान चरित्र उद्घाटन कृति है और जिसमें वाक्य इस रचना में फिर है कल्हण की राजतरंगिणी। प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्य में शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ केवल कल्हणकृत राजतरंगिणी है। यह पुस्तक कल्हण ने ईसा की 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी थी। इस ग्रंथ में कश्मीर का आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास लिखा गया है। साहित्यिक शैली और किंवदंतियों के मिश्रण से इसका ऐतिहासिक मूल्य कुछ कम हो जाता है, फिर भी भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए ये बहुत उपयोगी ग्रंथ है। कल्हण ने यह ग्रंथ लिखते समय कश्मीर के शासकों के लिखित आदेशों और प्राचीन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करके यथासंभव सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राजतरंगिणी को हम यदि भारतवर्ष का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि राजतरंगिणी को भारतवर्ष का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा गया है और कल्हण की राजनीति में कश्मीर के राजवंश का इतिहास हमें मिलता है। फिर इसी क्रम में आगे है संगम साहित्य। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि उपलब्ध संगम साहित्य की रचना ईसा की पहली 2 शताब्दियों में हुई। तमिल साहित्य से दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण भारत के राजकवियों ने अपने संरक्षकों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कुछ जीवन चरित्र लिखे हैं। ग्रंथ नंदीकल्पकम
द्वारा कलिंग देश पर किए गए आक्रमणों का वर्णन मिलता है। ओटट कुतन नामक लेखक ने 3 चोल शासकों विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन 3 अलग अलग ग्रंथों में है। तो आप बच्चों इसमें देखेंगे कि संगम साहित्य को आप डिवाइड कर दीजिए कि इस संगम साहित्य में तमिल साहित्य से दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है और दक्षिण भारत के राजकवियों ने अपने संरक्षकों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए कुछ जीवन चरित्र लिखे, जैसे नंदीकल्बकम में पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय का वर्णन। नंदीकल्बकम में किसका है? नंदीवर्मन तृतीय का वर्णन। कलिंग तूपुरणी में राजा कुलोत्तुंग द्वारा कलिंग देश पर किए गए आक्रमण का वर्णन। ओट्टकुतन क्रतन नामक लेखक ने 3 चोल शासकों, इसको आप एक इंडेक्स के रूप में 1, 2, 3 और उसमें किस राजा का किस कवि ने या साहित्यकार ने क्या लिखा है उसके बारे में आप अलग अलग इंडेक्स से लिखेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखित नवासाहक चरित्र से मालवा के परमार शासकों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था का विवरण प्राप्त होता है। कश्मीरी कवि विल्हन का विक्रमांकदेव चरित्र नामक ग्रंथ 11वीं शताब्दी में के अन्य जीवन चरित्र संध्याकार, नंदीकृत, रामचरित, जानककृत, पृथ्वीराज विजय, आनंद भट्ट के बलाल चरित्र क्रमशः पाल, चौहान और सेन वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। गुजरात ने अपने वीरों के गुणगान तथा उनकी स्मृतियों को नवीन रचनाओं में ढालने की परंपरा प्रारंभ की। इस ओर प्रयास करने वाले लेखकों में सोमवेश्वर मुख्य हैं, जिसकी रचनाएं सोमवेश्वर की जो रचनाएं हैं उनको आप नोट करेंगे। रासमाला एवं कीर्ति कौमुदी स्थानीय इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। इसके अतिरिक्त अरिल सिंह के सुकृति, संकीर्तन, राजशेखर के प्रबंध कोश, जय सिंह के हमीर, मदमर्दन मरुतंग के प्रबंध चिंतामणि, मरुतंग का क्या है? प्रबंध चिंतामणि तथा बालचंद्र का बसंत विलास इस दृष्टि से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। उपयुक्त ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से भारत के प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक साधन के रूप में इन ग्रंथों में कई त्रुटियां भी है। प्रथम तो ग्रंथ विशेष की रचना की तिथि निश्चित नहीं है, उनका तिथि क्रम निश्चित नहीं है। दूसरे, किसी भी ग्रंथ में प्राय उसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त होती है जिसमें उसकी रचना होती है और किसी का प्रकाश नहीं पड़ता। तीसरा, इन ग्रंथों में मुख्य रूप से शासक तथा पदाधिकारी वर्ग के ही सामाजिक व आर्थिक पहलुओं का काल में इतिहास लेखन का आधार आज से भिन्न था। इन ग्रंथों से समय समय पर अनेक परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जिससे उसके मूल उद्देश्य की जानकारी हमें नहीं मिलती। अतः इन ऐतिहासिक व सामयिक ग्रंथों का उपयोग इतिहास लेखन के लिए बहुत सूझबूझ और परीक्षण के पश्चात ही किया जाना चाहिए। मतलब जो ये ग्रंथ मिले हैं उसमें एक समस्या यह है कि इसका तिथि क्रम नहीं है। दूसरा, जैसे कोई दरबार में कोई रहा है कभी, तो उसने उसके केवल उस राजा के बारे में या राजा के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उस पर प्रकाश डाला है, अन्य पर नहीं। तो कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन फिर भी इतिहास लेखन में, इतिहास को जानने में इन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर हम आते हैं इसी क्रम में कि विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। विदेशी लेखकों के वृत्तांत भी साहित्यिक साक्ष्य हैं। विदेशी लेखकों की
धर्मोत्तर घटनाओं में विशेष रुचि थी, अतः उनके वर्णन से राजनीतिक सामाजिक दशा पर अधिक प्रकाश पड़ता है। इन लेखकों का समय भी प्राय निश्चित था, इसलिए उनके वर्णन भारतीय लेखकों के वर्णन की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ये सामग्री उत्साही यात्रियों, धर्मनिष्ठ भ्रमणशील विद्यार्थियों एवं विदेशी इतिहासकारों की रचना से प्राप्त होती है। इन विदेशी यात्रियों ने अपने भारत के प्रवास के दौरान जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ अनुभव किया, उनको लिपिबद्ध किया, परंतु यूनानी लेखक भारतीय परिस्थितियों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः उनके सभी वर्णन पूर्णतः सही तो नहीं माने जा सकते। इसी प्रकार चीनी यात्रियों के वर्णन पूर्णतः ठीक नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे प्रत्येक घटना आधार पर नहीं। इन सब कमियों के बावजूद यदि हम अन्य साधनों से प्राप्त साक्ष्यों, विदेशियों के वर्णन का मिलान करें के उनका उपयोग करें, तो वह प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। और इन विदेशी लेखकों के वर्णन को, वृत्तांतों को हमने 4 भागों में बांटा है। जैसे पहला है यूनानी एवं रोम के लेखक, दूसरा है चीनी लेखक या चीनी यात्री, तीसरा है तिब्बती लेखक और चौथा है अरब के लेखक। तो पहला हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक, और इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले जैसे सिकंदर के पूर्व, सिकंदर के समकालीन तथा सिकंदर के बाद। यूनान से जो सिकंदर आया था, सिकंदर से पूर्व का, सिकंदर के समकालीन और सिकंदर के बाद। यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन जो था वो था हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा है। हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत है। हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में उत्तरा पथ और हरबमी ईरान साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक संबंध पर प्रकाश डाला है। टीसीएस जो वो था वो ईरान का राजवेद था। टीसीएस कौन था? ईरान का राजवेद था। उसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की है, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया है। टीसीएस ने भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। संभवतः इन दोनों लेखकों ने भारत के विषय में अपना ज्ञान ईरान से प्राप्त किया। इसी कारण उनकी प्रामाणिकता के साथ भारत आए। उदाहरण के लिए नियाकर्स, अरिस्टोबुलस, चारस और यूमेनिस आदि प्रमुख हैं। नियोकर्स ने भारत के विषयक वृत्तांत के उद्धरण स्ट्रैबो और एरियन के ग्रंथों से उद्धात हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे यूनानी शासक सेल्यूकस की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। अंडरलाइन कर लें आप। सिकंदर के बाद के लेखकों में कौन है? मेगास्थनीज कौन था? किसके दरबार में आया था? तो यूनानी शासक जो सेल्यूकस है उसने चंद्रगुप्त को भेंट स्वरूप में मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा था। किसने? सेल्यूकस। कहाँ का था? यूनान का। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। उसने अपने प्रवासी काल विवरण की अपनी पुस्तिका इंडिका में लिपिबद्ध किया था। और आगे हैं अन्य यूनानी लेखकों में सर्वप्रथम प्लिनी का नाम लिया जाता है। उसने अपनी पुस्तक, प्लिनी ने अपनी पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री में भारत प्रथम शताब्दी में के पशुओं, पौधों तथा खनिज पदार्थों का उल्लेख किया है। टॉलमी ने ही दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल संबंधित एक पुस्तक लिखी है। टॉलमी ने क्या लिखी है? भूगोल से संबंधित। और प्लिनी ने लिखी है नेचुरल ऑफ हिस्ट्री। और आगे जो है इजिप्ट के मठाधीश कासम की इंडिका तथा पुलस्टस की पुस्तक क्रिश्चियन ट्रोफोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स 547 का भी उतना ही महत्व है। इन ग्रंथों से भारत के भौगोलिक विस्तार तथा सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण
और जो उस कालीन यानी समकालीन उस समय के राजा थे उनके बारे में उन्होंने लिखा। और उनके ग्रंथों से हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा का विवरण मिलता है। जैसा कि इसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो है मेगास्थनीज सेल्यूकस के समय की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार में आया था। और इंडिका इसकी जो मूल ग्रंथ है उससे हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि उसने जो वर्णन किया उसने जो देखा उसी को लिखा। जैसे कि समाज उसने उस समय 7 जातियाँ बता दी, जो उसने उस समय की जातियों का जो विभाजन था 4 न करके 7 कर दिया। फिर भी और जो यूनानी लेखक थे उनमें प्लिनी का नाम मैंने पहले भी लिया था, उसकी नेचुरल हिस्ट्री है। बच्चों, आप एक तरफ लेखक लिखेंगे, दूसरी तरफ पुस्तक लिखेंगे, तीसरी तरफ किसके दरबार में आया और किसके बारे में जानकारी मिलती है। ये 3 इंडेक्स से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये जो यूनानी और रोमन लेखक है उससे भी हमें उस समय की ऐतिहासिक जानकारी मिलते हैं। अगले व्याख्यान में हम लेंगे चीनी लेखक। धन्यवाद।